Hello aspirants, welcome to my channel UPSC Study and Guidance. So friends, I have started detailed PYQ series in this channel. See, UPSC generally repeat themes and they generally ask questions from the topics that are already been asked in the previous papers. So you must have detailed knowledge and you must have done detailed analysis of those topics that are previously asked by the UPSC, right? So I'm here with all the research and all the details. You just have to watch the lecture and make notes out of it. And one more thing, आप में से जितने भी अभी तक यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड फिल इट. इस बार एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा बड़ा है बट इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो गई है, बट इट इज़ नॉट टू फार, सो प्लीज़ गो एंड फिल इट, राइट? So if you haven't watched the lecture 1 and lecture 2 of this series, please go and watch it. It is very important for you. Okay, so let's start the third lecture with this question. Okay, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? फ्रेंड्स, इसमें हम जो भी ऑप्शंस चारों स्टेटमेंट्स गिवन है, आप इसमें देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से एलिमिनेशन से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं एंड वेरी बेसिक नॉलेज. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट. पॉसिबल. नेक्स्ट इज सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये कैसे हो सकता है? बहुत से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. एलिमिनेट ऑप्शन 2. थर्ड इज इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट. भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट की बात शेड्यूल 6 में नहीं करी है, तो स्टेटमेंट 3 भी आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो. फोर्थ स्टेटमेंट इज सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर आपको थोड़ा भी इसमें नॉलेज होगा कि शेड्यूल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स किस बारे में हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है. आपको इन इंपॉर्टेंट एक्ट्स के शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए. आप एलिमिनेशन से आपने 2 स्टेटमेंट्स आप एलिमिनेट कर दो. ए और डी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो भी रहा है, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो आपको कन्फ्यूजन होगा. अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है ना, तो आप इसका आंसर ईजिली ए मार्क कर सकते हैं, राइट? वन मोर थिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was amended in 2023. okay, and पहले इसमें 6 शेड्यूल्स थे. नाउ इट हैज़ ओनली 4 शेड्यूल्स. सो वो 4 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स द एनिमल्स which are highly protected, right? Like peacocks, like tigers, elephants. Second schedule have animals which have comparatively less protection, right? Third schedule has plants in it. okay, so जो पहले शेड्यूल नंबर 6 में था वो अब शेड्यूल नंबर 3 में है. एंड व्हाट इज फोर्थ शेड्यूल अबाउट? फोर्थ शेड्यूल में है कि फोर्थ शेड्यूल के जो एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड हैं अंडर साइट्स प्रोग्राम. ओके, सो देयर इज अ प्रोग्राम विच इज साइट्स. ठीक है, तो वो काम करता है इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए. सो दो स्पीशीज़ विच आर मार्क्ड endangered and threatened under sites and which are conserved under sites, those are included in the schedule 4 of wildlife protection act. okay, so please remember that. 2023 का अमेंडमेंट के चारों शेड्यूल्स आपको पता होना चाहिए और उसके पहले जो 6 शेड्यूल्स थे उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? सो इन्वेजिव प्लांट्स कुछ हैं और कुछ ऐसे इन्वेजिव प्लांट्स कुछ हैं जिनको शेड्यूल 6 में इन्वॉल्व, कुछ को किया भी गया है, कुछ को नहीं भी किया गया है, बट वी रिक्वायर अ लाइसेंस टू कल्टिवेट दोज प्लांट्स. इनके कुछ नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुट, स्लिपर ऑर्किड्स, पिचर प्लांट. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो इनको प्लीज़ आप, जो मैंने मार्क ब्लू में हाईलाइट किए हुए हैं, प्लीज़ इन्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करिए एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट. ओके, नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इट इज़ द एक्ट विच इज़ framed for the conservation of wild animals and it also ensure environmental and ecological security. okay, so इस salient features
हैं कुछ इस एक्ट के, लाइक दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, उन वार्डन्स का, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स का पावर्स एंड ड्यूटीज़ ये भी इसी एक्ट के अंदर है. दिस एक्ट has helped India to become the party of CITES. What is CITES? CITES का full form है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Okay, so as we have this act and we are conserving endangered and threatened species under it, so it helped India to become a part of CITES. And okay, CITES is also known as Washington Convention, and it is a result of meeting of IUCN members. Please remember that. Okay, it is a result of meeting of IUCN members and it is known as Washington Convention, right? This act also prohibited the hunting of endangered species. Obviously अगर हम protection provide कर रहे हैं तो hunting भी prohibited होगी इसमें, right? And yes, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हैं. द फर्स्ट वन इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. It is an apex body to review and approve all matters related to wildlife projects of national parks and sanctuaries. Okay, this is an advisory board which approve the matters related to wildlife projects. ओके, सो अगर नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज़ का प्रोजेक्ट्स कहीं पे किसी एरिया पे नेशनल पार्क से सैंक्चुरीज इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल है, देन दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज द एपेक्स बॉडी टू रिव्यू इट, राइट? हु चेयर्स दिस बोर्ड? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. प्लीज रिमेंबर दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट authority is National Tiger Conservation Authority, NTCA. NTCA is the statutory body. It is under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Please remember that. इसमें कोई और मिनिस्ट्री अगर लिख दिया तो वो रॉन्ग होगा. It is formed under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Right? See, tiger is an important animal. ठीक है, तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं. हम टाइगर रिजर्व्स बना रहे हैं. प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था 1973 में. एनटीसीए का फॉर्मेशन हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. टाइगर रिजर्व्स भी जितने बने हुए हैं आपको वो पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लेटेस्ट के 2-3 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, ऐसा नहीं. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइगर रिजर्व्स एंड वो टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट में हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ कि उन टाइगर रिजर्व में विच वन इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विच एरिया, विच टाइगर रिजर्व हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स. एंड सेम यही चीज़ें आपको एलिफेंट्स रिजर्व्स के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है. प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था 1973 में हुआ था. ओके, एंड टाइगर रिजर्व्स भी जो फॉर्म हुए हैं वो भी इसी अथॉरिटी के अप्रूवल एंड यही अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है. नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी. इट इज़ ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो प्लीज रिमेंबर दैट. वाई इट इज़ फॉर्म्ड? सी, when it comes to conservation of the species, sometimes कुछ species ऐसी होती हैं जो फॉरेस्ट में या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंजर्व नहीं हो सकती हैं. सो मे बी फॉर सेवरल रीजन्स, लाइक दो स्पीशीज़ आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और देयर इज़ लॉस ऑफ हैबिटेट एक्सेट्रा. सो उन स्पीशीज़ को कैप्टिविटी में रख कर कंजर्व करने का प्रोसेस होता है. तो जूज हेल्प इन दीज थिंग्स. जूज आर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट और टूरिज्म, बट जूज बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज थ्रेटेंड स्पीशीज. ओके, तो उन जूज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? दैट रेगुलेशन इज डन बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी. ओके, so this authority is also formed under Wildlife Protection Act 1972, and this authority provides recognition to the zoos and it also regulates the zoos across the country, right? So ये आपको पता होना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखिए अब भी मैंने आपको बताया था कि आपको टाइगर रिजर्व्स का कौन सा टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, टाइगर रिजर्व्स के नाम, उनके स्टेट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। एंड वी हैव द क्वेश्चन हियर। ओके, सो अगर आपको पता होता कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, उससे आप ये इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 2 स्टेट्स के बीच में है, विच इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसका एरिया, इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ऑल्सो इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ओके, सो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये टाइगर रिजर्व है एंड 2 स्टेट्स के बीच में है। वन इज़ आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट इज़ तेलंगाना। ओके, सो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स जो हैं वो कोर एरियाज होते हैं टाइगर रिजर्व्स के, राइट। सी, किसी भी नेशनल पार्क में 3 एरियाज होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर एरिया, सेकेंड इज बफर एरिया एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन एरिया। ओके, सो इन एरियाज पे ही वो नेशनल पार्क, उस टोटल एरिया को बोलते हैं वो नेशनल पार्क। ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स मतलब कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व में लार्जेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम में। कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व इज आइडेंटिफाइड अंडर अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगर इसमें आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए तो वो गलत होगा। एक्ट के नाम कभी कभी यूपीएससी स्विच कर देता है, बट नॉट ऑलवेज। इसका एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, सो अभी हम ऑप्शंस में जितने और टाइगर रिजर्व्स गिवन हैं उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सो फर्स्ट वन इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. It was the first national park formed in India. Okay, earlier it was known as Haley National Park. So please remember that. अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि हेली नेशनल पार्क कौन से टाइगर रिजर्व या कौन से नेशनल पार्क का नाम है, देन इट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज फॉर्म्ड इन 1936. रिमेंबर दैट इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट. It is very famous for Bengal tigers, leopards, wild elephants, etc. Okay, and there is a river. Its name is Ramganga. So Ramganga river flows from this national park. Please remember that, it is very important. Okay, so Ramganga river flows from this national park. Next is Ranthambore National Park. It is located in Rajasthan. And which district? Savai Madhopur district in the Rajasthan. Okay, it is also this national park is also known for tigers, leopards and crocodiles. Okay, so Ranthambore National Park, Rajasthan, it is known for tigers, leopards and crocodiles, and it is in the district of Savai Madhopur. Okay, one more thing, aspirants, there is a lake. It is called Padam Talao Lake. I hope I'm pronouncing it correctly. Please, if any Rajasthani student is there, please tell me I'm pronouncing it correctly or not. Okay, so this lake is also present in the Ranthambore National Park. Next is Sundarban National Park. Sundarban National Park दो countries के बीच में है, India and Bangladesh. Okay, so a large part of Sundarban lies in the Bangladesh. It is present in the mouth of the Ganges river. Okay, so Sundarban National Park, it is a marshy national park. It is very known for Royal Bengal tiger and many other endangered species like crocodiles and Ganga river dolphin. Okay, so please remember that. Moving forward to the next question, consider the following statements. First one is 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. Next statement, Central Groundwater Authority was formed under Environment Protection Act. Third is, India has the largest area under groundwater irrigation in the world. अब मैंने आपको बताया था, इसमें आप एलिमिनेशन करना भी चाहो ना तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन के भरोसे हो. कैसे? देखिए, जनरली यूपीएससी एक्ट के नाम रॉन्ग मेंशन करता है, बट नॉट हियर. Central Groundwater Authority is actually constituted under Environment Protection Act. Okay, so देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि
जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन एक्ट्स का आपको पता होना चाहिए दैट विच ऑर्गेनाइजेशन, विच अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर दीज एक्ट्स. ओके, see if you are not doing these important things, your competitor is doing. okay, so अगर आपने इतना भी नहीं किया, अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस या लॉजिक्स के भरोसे हो कि अरे नहीं जनरली यूपीएससी गिव्स मेंशन रॉन्ग एक्ट्स, सो आपने 2.33 मार्क्स गवा दिए और आपके कॉम्पिटिटर ने जो इतनी बेसिक चीज़ें उसने कंप्लीट करी हैं उसने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिए. ठीक है, तो अगर इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे एक एक मार्क्स, आधा आधा मार्क बहुत मैटर करता है, वहाँ पे आप इतनी बेसिक चीज़ अगर नहीं करके जा रहे हो देन इट इज़ अ लॉस फॉर यू. ओके, सो आपको पता होना चाहिए दैट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज़ फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, अगर आपको सेकेंड स्टेटमेंट पता है कि सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ए और डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो. अब बात आई बी और सी की. थर्ड स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए. जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तब आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो आप इसके बारे में कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स भी रीड करते हैं. सो आपको ये पता होना चाहिए दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके, एंड जितना भी ग्राउंड वाटर इंडिया में एक्सट्रैक्ट होता है मोस्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द एग्रीकल्चर. ओके, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन. कभी कभी हो सकता है कि आप चाइना को लेकर इसमें कंफ्यूज हो जाएं, बट ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं और अगर आपको हिट हो गया कि नहीं, अगर इंडिया इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर ओनली फॉर एग्रीकल्चर, तो थर्ड स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो आप इसमें बी मार्क करेंगे विच इज़ 2 and 3. सो थोड़ा एक स्टेटमेंट में आपका नॉलेज लगा, थर्ड स्टेटमेंट में आपका जो प्रीवियस नॉलेज था उससे थोड़ा सा कनेक्टिविटी लगी. फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा भी इतना आइडिया है कि 36% इज़ वेरी लार्ज. अगर 36% ओवर एक्सप्लॉइटेड है तो इंडिया का आप खुद सोचो 36% अगर एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड है तो कितना ज़्यादा एरिया है वो. ओके, लेकिन अगर आपको वो नहीं भी पता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सो इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं. नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कुछ 5723 यूनिट्स का असेसमेंट किया था. एंड अकॉर्डिंग टू देयर असेसमेंट नीति आयोग की ने ये डाटा रिलीज़ किया था दैट 71% ऑफ द यूनिट्स आर सेफ, 10% आर सेमी क्रिटिकल, 4% आर क्रिटिकल एंड ओनली 15% आर ओवर एक्सप्लॉइटेड. ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था 36%, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है 15% आर ओवर एक्सप्लॉइटेड. Second is Central Groundwater Authority was constituted under Environment Protection Act of 1986. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट इज येस इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इरीगेशन सिस्टम. ओके, चाइना सेकेंड है एंड यूएसए इज थर्ड वन. फोर्थ और फिफ्थ आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ 2020 क्वेश्चन पेपर. सेंट्रल ग्राउंड वाटर 2021 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हुए थे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बीच में. सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में एक क्वेश्चन था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के भी बारे में आपको पता होना चाहिए. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. ये आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. It is the national apex agency. It monitor and implement national policies for India's groundwater resources. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के. ठीक है, ये कंजर्व भी करती है, ये एसेस भी करती है, ये प्रोटेक्शन भी करती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को फ्रॉम पॉल्यूशन एंड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. Okay, so moving forward to the next question, and one more thing, please don't get confused between Central Groundwater Board and Central Groundwater Authority.
ओके, सो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. नेक्स्ट, with reference to the India's desert national park, which of the following statement are correct? Okay, so first statement is it is spread over 2 districts. It is very much possible. There is no human habitation inside the park. देखिए बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. हमें पता है कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भी ह्यूमन हैबिटेशन होता है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी रह सकती हैं, कुछ कॉमन फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी रहते हैं. सो ह्यूमन हैबिटेशन ना होना ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. आप स्टेटमेंट बी को तो एलिमिनेट कर सकते हो. ओके, सो अगर आपने स्टेटमेंट बी एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर वैसे ही आ गया. ए, बी एंड डी तीनों एलिमिनेट हो गए. ओके, सो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इतने इजी भी होते हैं कि आप उनको बेसिक एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो. थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. इट इज नेचुरल इंडियन बस्टर्ड. इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स. स्टेटमेंट का फ्रेमिंग देखो, इट इज़ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, राइट. सो ये भी करेक्ट है. ठीक है, तो बी आपने हटाया और आपका आंसर आ गया सी, 1 and 3 ओनली, राइट. इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क के अंदर अलाउड वैसे नहीं होती हैं, बट सम विलेजर्स एंड सम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सम फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर अलाउड इन द नेशनल पार्क्स और इन द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राइट. सो इस वजह से यहाँ स्टेटमेंट जो सेकंड है हमने रॉन्ग किया था. नेक्स्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है. इट इज़ सिचुएटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. It is जैसलमेर एंड बाड़मेर. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर चिंकारा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन गैजल. ओके, इट इज़ एन एंटेलोप ऑफ दिस रीजन, सो इट इज़ फेमस फॉर चिंकारा. नेक्स्ट इज सैम सैंड ड्यून्स. ये भी थार डेजर्ट का ही पार्ट है. सैम सैंड ड्यून्स आर पार्ट ऑफ थार डेजर्ट. ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज ये जो स्पीशीज़ है इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से फेस हो रही है? इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन्स से. ओके, सो Great Indian bustard is critically endangered. It is generally found in the areas of Pakistan and some parts of India, some parts of southern India as well, western and southern India and northwest India. Okay, so Great Indian bustard critically endangered है. ये आपको याद होना चाहिए. Great Indian bustard पे बहुत questions पूछे गए हैं. Okay, so it is an important species, right? So human activities भी इसमें allowed है. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी हमने जान लिया, राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन? ओके, सो बेंजीन पॉल्यूशन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया. इन पे 5 स्टेटमेंट है. अब जनरली इसमें ये होता है कि 5 स्टेटमेंट आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते ना कि कौन किससे बेंजीन पॉल्यूशन होता है या फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलीज़ हो रहा है. लाइक ऑटोमोबाइल exhaust, tobacco, wood burning, using varnished for wooden furniture and using products made of polyurethane. आप exactly नहीं कह सकते. सो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एंड बहुत सारी आंसर कीज़ जो भी रिलीज़ हुई थी मार्केट में एग्ज़ाम के बाद, उन्होंने इसका आंसर डी दिया था. बट जब यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ की, उन्होंने इसका आंसर ए मेंशन किया. हम जनरली देखते हैं कि बेंजीन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको, वुड बर्निंग, किसी भी चीज़ को आप बर्न कर रहे हो तो उसमें n नंबर ऑफ गैसेस रिलीज़ हो सकती हैं. अब उसमें बेंजीन भी एक हो सकता है. ओके, सो इस वजह से अगर बर्न हो रहा है कोई चीज़ या फिर स्मोक रिलीज़ हो रहा है तो 1, 2 और 3 तो आप जनरली कह सकते हो. ओके, सो बेंजीन क्या है? बेंजीन एक कलरलेस या लाइट येलो कलर का एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में इट इज़ लिक्विड. ठीक है, ये फ्लेमेबल है. It is a byproduct from oil refining processes. It is also found in crude oils. Okay, benzene is carcinogen. It means इससे ये कैंसरस भी होता है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज इसका यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में होता है. लाइक हमने कुछ चीज़ें उस क्वेश्चन में ही देख ली. एंड इसका यूज़ प्लास्टिक्स, नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज़ होता है. पेस्टिसाइड्स बनाने में, डाइज, लुब्रिकेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर्स, डिटर्जेंट, ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है. ओके, सो एक्सपोजर बेंजीन
वैसे लोअर एटमॉस्फेयर पे बेंजीन इज़ अ पॉल्यूटेंट, बट जैसे जैसे ये अपर एटमॉस्फेयर पे हम देखते हैं तो बेंजीन डिग्रेड होता है वेरी रैपिडली इन द अपर एटमॉस्फेयर. ओके, so chronic exposure to benzene can also reduce the production of both white and red blood cells. ओके, सो ये भी आपको पता होना चाहिए. एक एनीमिया की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है. ओके, सो हमने देखा टोबैको का स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, वुड बर्निंग, इसमें बेंजीन रिलीज हो सकता है. 4th and 5th यूपीएससी ने आंसर नहीं दिया है. मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि 4th और 5th में बोला गया है यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर एंड यूजिंग प्रोडक्ट्स. सिर्फ यूज़ करने से बेंजीन कैसे, हाँ अगर ये लिखा होता कि प्रोड्यूस करने से रिलीज़ हो रहा है या प्रोडक्शन से रिलीज़ हो रहा है या फिर हम उसे क्या कहना चाहिए बर्न कर रहे हैं तो रिलीज़ हो रहा है, देन आई थिंक दैट वुड बी करेक्ट. लेकिन सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हम वुडन फर्नीचर को तो उससे बेंजीन रिलीज़ हो रहा है क्या, तो ये वेरी मच पॉसिबल तो नहीं है. ठीक है, अगर किसी के पास एक चेयर रखी हुई है वुडन काफ़ी साल पुरानी, तो क्या आज भी उससे बेंजीन रिलीज़ हो रहा है? नो. सो सिर्फ यूज़ करने से रिलीज़ नहीं हो रहा है. सो मे बी दिस लॉजिक वॉज यूज्ड बाय यूपीएससी. ओके, सो यूपीएससी ने इसका आंसर ए दिया था, तो ये चीज़ें भी आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है. ओके, सो इट इज़ डन नाउ. आई हैव कंप्लीटेड all the PYQs of environment and ecology section of the year 2020. Okay, so there are 3 lectures in this PYQ series right now, so please go and watch all the 3 lectures. It is very very important. Okay, अगर मैं आपको कह रही हूँ it is very important, तो ये सच में important है. PYQs are part of your syllabus, इसको अलग से मत समझना. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच ऑल द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ओके, एंड प्लीज़ मेक नोट्स आउट ऑफ इट, राइट? ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, बाय.